अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आशा है जी बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today's your lecture about liabilities. हम लोगों ने एसेट्स अभी तक पढ़ ली हैं, अभी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं which includes business and its types. अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, अकाउंटिंग की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट वो डिस्कस की हैं, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने देखी कि कितनी टाइप्स की होती हैं। देन लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल about assets, their types and their subtypes. So now if you can recall my previous lectures, तो आप लोगों को याद होगा कि सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी अकाउंट्स के जो पिलर्स हैं वो 5 हैं। 5 चीजें हैं जिसके ऊपर जो अकाउंटिंग है वो बेस कर रही होती हैं। उनमें से पहली जो थी वो एसेट्स थी, देन लायबिलिटीज, देन कैपिटल, देन रेवेन्यू एंड देन फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज आर द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने जो अकाउंट था चार्ट ऑफ अकाउंट में से जो फर्स्ट जो हमारा जो था टर्मिनोलॉजी दैट वाज द एसेट्स, तो हमने डिस्कस कर लिए। सेकंड वन आर लायबिलिटीज. Liabilities are as important as the assets because it forms the second base for understanding of the subject accounting. So now we'll discuss what are the liabilities. Liabilities क्या होती हैं? In a simple terms, liabilities क्या होती हैं कि liabilities are basically debts or obligations of a business. ठीक है, तो liabilities क्या होती हैं? ये किसी भी business के जो वाजिबात होते हैं या जो कर्जे होते हैं उनको हम लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लायबिलिटीज क्या है कि इसकी डेफिनेशन में लायबिलिटीज आर द डेट्स कहते हैं कर्जे को, और ऑब्लिगेशंस हम कहते हैं जो आपकी जिम्मेदारी होती है, जो वाजिबात होती हैं जो आपने अदा करने होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो बिजनेस की जिम्मेदारी होती है इन टर्म्स ऑफ मनी के जो पैसे की फॉर्म में उसने वापस करना है, तो उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की 2 टाइप्स होती हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज द करंट लायबिलिटीज एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। So liabilities are of 2 types. The first one are the current liabilities and the second one are long-term liabilities. As I have said you in this definition कि liabilities क्या होती हैं, ये आपके वो कर्जे होते हैं जो आपने अदा करने होते हैं, वो वाजिबात होते हैं जो आपने अदा करने होते हैं। ठीक है, तो इस कि कितने अरसे में आप वाजिबात अदा करते हैं उस बेस के ऊपर कि जिस टाइम पीरियड में, जितने टाइम फ्रेम में आप जो वाजिबात हैं वो अदा करते हैं, इनको हम कहते हैं क्या काम, इनको हम कहते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट वन आर द करंट लायबिलिटीज एंड द सेकंड वन आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो करंट लायबिलिटीज हैं ये ऐसे वाजिबात हैं जो आपने 1 साल के अंदर अदा करने होते हैं। ठीक है, यानी वो कर्जे या वो वाजिबात जिनको पैसे आपने अदा करने हैं, अगर आपने 1 साल के अंदर अदा करने हैं तो इनको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐसे वाजिबात जो आपने 1 साल, जिसको अदा करने में आपको 1 साल से ज्यादा अरसा लगेगा, उनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द करंट लायबिलिटीज एंड द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाउ नेक्स्ट इज कि हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन एंड देन फिर इसकी जो सब टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज करंट लायबिलिटीज। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दीज आर द लायबिलिटीज पेएबल विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये वो लायबिलिटीज हैं कि जो आप 1 साल के अंदर अदा कर देते हैं, इनको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बैंक से फॉर एग्जांपल कर्जा लिया और अगर वो कर्जा आपने 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में या 12 मंथ्स के अंदर अदा कर देना है, तो उसको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। उस लोन को हम करंट लायबिलिटीज में
कैटेगराइज करेंगे। इसी तरह आप किसी फ्रेंड से पैसे लेते हैं या फैमिली में आप किसी से पैसे लेते हैं और अगर आप उसकी मुद्दत अगर 1 साल की है तो हम इसको कहते हैं कि ये जो आपका कर्जा होगा ये करंट लायबिलिटीज में फॉल करेगा। ये जो आपकी लायबिलिटी है ये करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। तो ये वाजिबात चूंकि आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करने होते हैं तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जो बिजनेस टर्म्स के अंदर या जो बिजनेसेस के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली जो करंट लायबिलिटीज में जो चीजें फॉल करती हैं वो आपके सामने है। द फर्स्ट वन आर द नोट्स पेबल, और आगे लिखा हुआ है इसका करंट पोर्शन। नोट्स पेबल आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में भी नजर आएगा। यहाँ पे नोट्स पेबल क्या होते हैं, ये नोट्स रिसीवेबल के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो नोट्स पेबल क्या होते हैं कि अगर आपने किसी को कर्ज अदा करना है, किसी को आपने पैसे देने हैं, और फॉर एग्जांपल इफ these are two person A, स्क्रीन की तरफ देखिएगा, A एंड B, ठीक है। अब जो A है उसने क्या किया है कि उसने कुछ परचेजेस किए हैं B से, कि A has purchased some goods from B, ठीक है। उसने परचेजेस किए, उसने कुछ चीजें खरीदी हैं B से, और उसकी जो मालियत है या उसकी जो कीमत है वो है $5,000। If A has purchased some goods from B and it has worth of $5,000, तो ये जो 5,000 है अगर उसने उधार पे ली हुई है तो ये जो 5,000 है ये वो पैसे हैं कि जो इसने B को अदा करने हैं इन द फ्यूचर। ये उसने जो भी परचेजिंग की भी है वो उसने क्रेडिट पे की। फर्ज करें कि उसने उससे B से फर्नीचर लिया है या उसने कोई मशीनरी ली है या उसने कोई इन्वेंट्री उससे ले ली है और उसकी कीमत 5,000 है, और B को वो कहता है कि मुझे अभी आप उधार दे दें, मैं आपको पैसे इसके बाद में अदा कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज बेसिकली द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब ये जो 5,000 की अमाउंट है ना ये पेएबल है टू द पर्सन B, ठीक है। तो $5,000 इज पेएबल टू पर्सन B। पर्सन B को उसने A ने B को अदा करने हैं 5,000। नाउ अगर A और B ये कहता है कि ठीक है आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट कर लें, एक रिटन प्रॉमिस मुझे दे दें कि आपने 5,000 की अमाउंट मुझे 1 महीने में फॉर एग्जांपल अदा करनी है, तो आप एक रिटन लीगल पेपर के ऊपर मुझे ये ड्राफ्ट करके दे दें कि आप साइन करके दे दें कि दिस इज द अमाउंट व्हिच यू हैव टू पे इन द फ्यूचर। और ये जो आपका रिटन प्रॉमिस होगा ना जिसमें लीगली दोनों बाउंड हो गए, लीगली ए पर्सन जो है वो बाउंड हो गया कि 5,000 उसने अदा करना है। तो नाउ दिस लायबिलिटी इज कॉल्ड नोट्स पेबल। और अगर ये नोट्स पेबल आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करने हैं तो इसको हम कहते हैं ये करंट लायबिलिटीज में फॉल करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड इज कि यहाँ पे करंट पोर्शन का क्या मतलब है कि 5,000 आपने अदा करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका उसके साथ एग्रीमेंट होता है और वो कहता है कि आप जो 5,000 है वो मुझे 2 सालों में अदा कर देना, ठीक है। आप मुझे 2 years में आप मुझे 5,000 पे कर देना, ठीक है। अगर इनकी जो एग्रीमेंट है वो 2 years का है। नाउ करंट पोर्शन का मतलब है कि 5,000 की वो अमाउंट जो आपने 1 साल के अंदर अदा करनी है, 5,000 में से वो अमाउंट जो आपने 1 साल के अंदर अदा करनी है उसको हम कहते हैं नोट्स पेबल करंट पोर्शन। तो 5,000 अगर आपने 2 years में अदा करना है तो 1 साल के अंदर आपने कितना करना है। सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप इंटरेस्ट उसके ऊपर पे नहीं कर रहे, आप 2,500 1 साल में पे करते हैं और 2,500 आप जो है वो दूसरे साल में पे करते हैं। तो 2,500 की जो अमाउंट है वो करंट पोर्शन में आ जाएगी इसकी, और 5,000 की अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म पोर्शन में चली जाएगी, ठीक है। सो ओके, तो नाउ नोट्स पेबल को हम इसको समझते हैं कि नोट्स पेबल क्या होता है। कि नोट्स पेबल इज अ रिटन प्रॉमिस to repay the amount owed by a particular date and usually calls for the payment of interest as well, okay। अब सिर्फ इसमें ये याद रखिए कि this is basically a written promise। आप उसको written promise देते हैं अगर आप जिसको भी पैसे अदा करने हैं to repay the amount, आपने जो भी अमाउंट आपने repay करनी है owed by a person or a business on a particular date, कि आपने जिस डेट के ऊपर आपने उसको अदा करनी है वो सारा आपका एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होगा। नॉर्मली इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज की जाती है। इंटरेस्ट जिसको हम सूद कहते हैं
उर्दू लैंग्वेज में, तो 5000 के ऊपर नॉर्मली इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज 5%, 10% जो भी इनका सेटल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने 2 साल के बाद 5000 नहीं देने, इसके ऊपर 500 एक्स्ट्रा देने हैं हमें, तो 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट नॉर्मली इसके ऊपर लिया जाता है नोट्स पेबल के ऊपर। तो होपफुली दिस वुड बी क्लियर कि नोट्स पेबल क्या होते हैं। If someone has any question, he or she may ask in the chat box, मैं उसको देख लूँगा। Now second is expenses payable or accrued expenses, ठीक है, expenses payable or accrued expenses। expenses payable क्या होते हैं कि आपके ऐसे खर्चे, आपके ऐसे खर्चात, खर्चों में क्या चीजें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सैलरीज आती हैं, वेजेस आते हैं, उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीनरी की जो आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, लाइक और कोई भी जनरल मेंटेनेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो आपकी एक्सपेंसेस में अखराजात में आती हैं, एक्सपेंसेस में आती हैं। नाउ फर्ज करें कि जो सैलरीज हैं, सैलरीज की एग्जांपल लेते हैं, तो फर्ज करें कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग नवंबर, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज बनती है 10,000, टोटल $10,000 बनती है एम्प्लॉयज की सैलरीज। नवंबर के महीने की जो सैलरीज हैं किसी भी बिजनेस सेटअप के अंदर, फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि 10,000 है, तो 10,000 की जो सैलरीज हैं जब नवंबर का महीना खत्म हो जाएगा, जब तक आप उनको पे नहीं कर देते, अदा नहीं कर देते, तो वो आपकी एक्सपेंसेस पेएबल रहेंगे, यानी आपने उनको अदा करना है, उनको आप एक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। जब आप उसको अदा कर देते हैं तो दैट बिकम्स कि वो आपने उनको पे कर दिया है, ठीक है। इसी तरह आपको जब बिजली का बिल रिसीव होता है आपके घर के अंदर, तो जिस वक्त आपको रिसीव हुआ उस वक्त आपको इंटीमेशन मिल गई कि आपने बिल अदा करना है, तो जब तक आप उसको अदा नहीं करते तब तक वो जो आपके एक्सपेंसेस हैं दैट विल स्टे एक्सपेंसेस पेएबल, यूटिलिटी एक्सपेंस पेएबल, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। those expenses for which a payment is delayed or deferred या delayed का सेम मतलब होता है कि वो expenses जो आपकी जो जिसके लिए आपने पेमेंट डिले की हुई है, डिफर्ड की हुई है, उनको हम कहते हैं expenses payable या accrued expenses हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाया, ठीक है, और उस बैंक में अगर तो आपका नेगेटिव बैलेंस होगी, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 1000 है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में है 1000 और आप क्या करते हैं कि आप बैंक में एक चेक देते हैं कि जो चेक है आपका 1500 का, ठीक है। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं कि जिन अकाउंट्स के ऊपर ना आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कम है और अगर आपने पैसे ज्यादा निकलवाने हैं, ठीक है, तो वो आपका जो चेक है वो डिसऑनर नहीं होगा, बैंक आपको अपने पास से पैसे डाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल 1000 आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और आपने 1500 का अगर आपने चेक दे दिया है तो 1000 आपके अकाउंट से कटेंगे और 500 जो है वो बैंक आपको अपने पास से दे देगा। इस तरह आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो नेगेटिव 500 शो होगा, ठीक है। इस नेगेटिव बैलेंस को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है, बट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज द नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस होता है। इट शोज द अमाउंट पेएबल टू द बैंक। ये अमाउंट जो बैंक को पेएबल है उसको शो करते हैं। यहाँ पे हमने इस केस में देखा है कि 500 की का जो बैलेंस है, ये 500 की जो अमाउंट है वो बैंक ने अपने पास से डाल दी है, तो दैट इज दिस 500 इज द अमाउंट व्हिच यू हैव टू पे टू द बैंक, ठीक है। तो इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो लास्ट वन आर शॉर्ट टर्म लोन्स। दीस आर वेरी सिंपल कि वो कर्जे जो आपने एक साल की मुद्दत के अंदर अंदर अदा करने होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। लोन्स व्हिच आर पेएबल विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। वो लोन्स कर्जे जो आपने अपनी फ्रेंड से लिए हुए, फैमिली से या बैंक से लिए हुए, तो वो कर्जे जो आपने एक साल के अंदर अंदर अदा करने होते हैं इनको हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। The last one are the creditors or accounts payable, okay, तो accounts payable या creditors इनके लिए सेम टर्मिनोलॉजी यूज होती है। accounts payable या creditors भी उनको कहते हैं और accounts payable। The persons or organizations
the person or organization to whom the debt is owed is called creditor. ठीक है, वो शख्स या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको आपने कर्जे अदा करने हैं, उस शख्स को या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं कि पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है। तो फर्ज करें कि जो ए है उसने बी से कर्जा लिया है, ठीक है, डेट लिया है, उसने कर्जा लिए। नाउ ये जो कर्जा है फॉर एग्जांपल दैट इज 4000, दिस डेट इज ऑफ $4000। तो ये जो 4000 है जो डेट की फॉर्म में लिया है और जिसको अदा करना है, दिस इज द पर्सन बी, और ए ने बी को अदा करना है, तो दैट पर्सन बी इज कॉल्ड क्रेडिटर और द अकाउंट्स पेबल, ठीक है। तो इसको हम क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है तो बैंक आपका क्रेडिटर कहलाएगा या अकाउंट्स पेबल कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। नाउ यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और इधर तक अगर किसी यू नो कि व्हाट आर द पेंशंस, चैट बॉक्स में बताएंगे पेंशंस क्या लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, कहते हैं अगर तो आ जाए एग्जैक्टली। और कोई किसी की अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट सलीम साहब के भी लेक्चर नहीं हो रहे। रिटायर्ड होने के बाद, अच्छा तो पेंशन देता कौन है एग्जैक्टली? तो पेंशन देता कौन है? Who pays the pension amount? गवर्नमेंट, एग्जैक्टली। कंपनीज भी दे सकती हैं, यस कंपनीज भी दे सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट दोनों ही जो है वो पेंशन पे कर सकती हैं, ठीक है। तो पेंशन लायबिलिटीज क्या होंगी? वो अमाउंट जो आपने अपनी एम्प्लॉयज को पेंशन की फॉर्म में अदा करनी है इन द फ्यूचर, अदा की नहीं है आपने अभी, आपने अदा करनी है इन द फ्यूचर, इसको हम कहते हैं पेंशन लायबिलिटीज। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी और अ गवर्नमेंट हैज टू अकाउंट फॉर और मेक द फ्यूचर पेंशन पेमेंट्स एंड दीज आर पेड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉयज। किसी ने यहाँ पे लिखा था रिटायर्ड एम्प्लॉयज। पेंशंस आर पेड टू द रिटायर्ड एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉयज जो कि रिटायर्ड हो चुके हुए हैं, उनको पेंशन अदा करने वाली होती है, जो अदा हो चुकी है वो नहीं, जो आपने अदा करनी है, जब तक अदा करनी है वो लायबिलिटीज में रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफर्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू। इसकी भी डिटेल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे आगे, बल्कि इसमें भी है आपकी जो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग है चैप्टर नंबर 4 में है, तो वहां पे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू यहाँ पे डेफिनेशन भी आप देख लेते हैं कि फर्ज करें कि एक कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर है कि उन्होंने 500 जैकेट्स मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करनी है। एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्सपोर्ट ऑर्डर ये है कि आपने 500 जो जैकेट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करके अपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है। और जो आपका क्लाइंट है ना वो आपको जब ऑर्डर देता है उसके साथ ही आपको उसकी पेमेंट भी ट्रांसफर करता है, आपको कैश भी उसका ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ऑर्डर है वो 1 लाख रुपीस का है और 1 लाख रुपीस आपको कस्टमर जो है वो एडवांस में अदा कर देता है। अभी आपने उसको काम मुकम्मल करके नहीं दिया, आपके कस्टमर ने आपको एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। तो जब तक आप उसको काम मुकम्मल करके डिलीवर नहीं करते तब तक वो आपके अनअर्न्ड रेवेन्यू में या डिफर्ड रेवेन्यू में वो अमाउंट रहेगी। These are the consignments. Consignments हम कहते हैं ऑर्डर्स को जो आपको कस्टमर की तरफ से मिला हो, against which the payment is received in advance. ठीक है, वो consignment है जिसके अगेंस्ट आपको पेमेंट एडवांस में रिसीव हुई हो, इनको हम डिफर्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। लास्ट वन आर द नोट्स पेबल। ये मैंने आपको बता दिया कि नोट्स पेबल क्या होते हैं कि रिटन प्रॉमिस होता है टू मेक द फ्यूचर पेमेंट्स एट द स्पेसिफिक टाइम। अ लायबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय रिटन प्रॉमिस टू मेक द फ्यूचर पेमेंट एट द स्पेसिफिक टाइम। वहां पे करंट लायबिलिटीज में वो नोट्स पेबल का करंट पोर्शन था, यानी वो पेमेंट जो आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी है वो नोट्स पेबल का करंट पोर्शन बन जाएगा। अगर नोट्स पेबल आपका एग्रीमेंट जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का या 5 साल का है, तो दैट नोट्स पेबल, वो जो अमाउंट है नोट्स पेबल की वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगी, ओके। सो दिस इज द लायबिलिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय रिटन प्रॉमिस टू मेक द फ्यूचर पेमेंट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो यहाँ पे आपका जो है वो लेक्चर एंड होता है। असाइनमेंट 1 में आपको आज ही सेंड कर दूंगा
तो असाइनमेंट 1 जो है वो उसके जो टॉपिक्स हैं वो आप नोट कर लें। वो बिजनेस एंड इट्स टाइप्स, नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक जैसे हमने फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में पढ़ी थी, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है वो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड देयर टाइप्स, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम अ केस स्टडी, केस स्टडी होगी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस टाइप कौन सा है और ये फंक्शंस कौन से परफॉर्म कर रहा है, ये अकाउंटिंग का कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कर रहा है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, या टैक्स अकाउंटिंग का। उसके बाद आपने जो है वो बताना है कि इनमें से एसेट्स कौन कौन सी है। आपको वो फिगर्स दी होंगी कि ये अमाउंट है एसेट्स की। आपको रिक्वायर होगा कि आपने कैलकुलेट करना है कि एक तो आपने ग्रुपिंग करनी है कि एसेट्स फॉर एग्जांपल आपने जो करंट एसेट्स हैं वो एक ग्रुप में लिख देने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स आपने एक ग्रुप में लिखने हैं, और फिर फिक्स्ड एसेट्स आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के आगे उसकी अमाउंट्स भी लिखनी है, और फिर आपने कैलकुलेट करके बताना है कि करंट एसेट्स की अमाउंट कितनी है, लॉन्ग टर्म एसेट्स की कितनी है, और फिक्स्ड एसेट्स की कितनी है। इसी तरह लायबिलिटीज में आपने बताना है कि लायबिलिटीज में जो पहले तो आइडेंटिफाई करनी है कि इनमें से लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, फिर आपने ये बताना है कि करंट लायबिलिटीज कितनी है और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो कितनी है। वो कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि आपने केस स्टडी से कैलकुलेट करना है। और इसकी जो ड्यू डेट है आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसकी जो ड्यू डेट है वो थर्सडे तक आपने इसको सेंड करना है। और आपने इसको जो है वो सेंड कैसे करना है, आपने इसको सेंड इस तरह से करना है कि आपने जब असाइनमेंट बना लेनी है एक पेज के ऊपर, तो उसमें आपने क्या